हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? क्या एनुअल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अब जोरों शोर से लग गए हैं या नहीं लग गए हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब आपके एनुअल एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है और अब आपको बहुत मेहनत करना है पहले से ज्यादा, क्योंकि आपका टारगेट है अकाउंटेंसी में फुल मार्क्स लाना, 100 में 100 लाना। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लगाएंगे सबसे ज्यादा एफर्ट। जब एफर्ट लगाएंगे तभी आएगा रिजल्ट जबरदस्त, है ना? चलिए बच्चे, तो बच्चे जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर पार्ट 6, लेक्चर संख्या 6। और आज के क्लास में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे। वो टॉपिक का नाम जानते हो क्या है? ट्रेडिंग तो कंप्लीट हो गया, पीएल तो कंप्लीट हो गया, तो क्या बच गया? बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाएंगे और मजा आएगा। अक्सर बैलेंस शीट में दोनों साइड का बैलेंस ही लोगों से मैच नहीं हो पाता है, दोनों साइड का टोटलिंग ही बैलेंस नहीं हो पाता है। और मैं ऐसा सिखाऊंगा कि शायद कोई सिंगल क्वेश्चन ना बचे जिसमें बैलेंस शीट टैली ना करे। हर एक क्वेश्चन में एक बार में सिंगल अटेम्प्ट में बैलेंस शीट टैली करेगा। वो टेक्निक आज मैं सिखाने जा रहा हूं। इस बैलेंस शीट के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना? तो चलिए बिना देर के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे सेशन को फटाफट लाइक करिए, सभी स्टूडेंट सेशन को फटाफट लाइक करिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चे, तो अब आपके सामने है टॉपिक बैलेंस शीट। बच्चे, क्या ये बैलेंस शीट का नाम आप पहली बार आज सुने हो? क्या इससे पहले आपने बैलेंस शीट नहीं बनाया है? तो ऐसी बातें नहीं है, आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। किस चैप्टर में बताओ? अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब आप 11th में शुरू में आए थे और पहला न्यूमेरिकल चैप्टर जो था वो अकाउंटिंग इक्वेशन जब आपने सीखा था, तो याद है लास्ट इक्वेशन के बेसिस पे आपने बैलेंस शीट बनाया था। कुछ याद आ रहा है? लास्ट ट्रांजैक्शन फाइनल इक्वेशन के बेसिस पे आपने बैलेंस शीट बनाया था जिसमें दो साइड थे। कुछ याद आ रहा है? इस तरह का बच्चे था। याद आ रहा है? ये बैलेंस शीट जिसमें लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट याद आ रहा है? उसी बैलेंस शीट के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी बैलेंस शीट के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। अब आगे बढ़ना है बैलेंस शीट की ओर। तो बच्चे, ये बैलेंस शीट जो है, जैसा कि नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, बैलेंस शीट एक ऐसा शीट जिसमें दोनों साइड का टोटलिंग बैलेंस हो, उस बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में जो असेट्स का टोटलिंग होता है दैट इज इक्वल टू द टोटलिंग ऑफ लायबिलिटी साइड। ठीक ना? असेट साइड में करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स दोनों रिकॉर्ड होता है। लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज और कैपिटल, ये तीनों रिकॉर्ड होता है। करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल। और असेट्स में करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, ओके। चलिए डिटेल में बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। क्या है बैलेंस शीट? तो लिखा गया है अकॉर्डिंग टू ए पामर। क्या कहा गया है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बच्चे, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, बट बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। बच्चे, अकाउंट में दो साइड होगा, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। क्या आप बैलेंस शीट में कभी देखो डेबिट और क्रेडिट? नहीं। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को लायबिलिटी साइड कहते हैं और राइट साइड को असेट साइड कहते हैं। याद है? आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा गया था कि A इक्वल टू L प्लस सी, A इक्वल टू L प्लस सी मीन्स असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, A इक्वल टू L प्लस सी। ये कहा गया था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कहा गया था ना? ओके,
तो कहा गया है अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एट अ पर्टिकुलर डेट, जो हम एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, 31 मार्च को बनाते हैं, जनरली सेशन के एंड डेट को बनाते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, शोइंग वन साइड ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड पोजीशन एंड अदर साइड लाइबिलिटीज, एक साइड ट्रेडर्स प्रॉपर्टी दैट इज असेट्स और अदर साइड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में दो साइड होंगे, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज साइड, राइट साइड असेट साइड। सेकेंड डेफिनेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Bowie, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू टू मेजर एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ फिक्स डेट। बच्चे बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बिजनेस का। जैसे आपको याद भी होगा, मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके दो स्टेटमेंट थे, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देता है कि एट द एंड ऑफ सेशन एट अ पर्टिकुलर डेट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस। असेट्स की जानकारी, लाइबिलिटीज की जानकारी, कैपिटल की जानकारी एक पर्टिकुलर डेट पे देता है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करिए। डन? ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। अब है फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फीचर्स क्या है, फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला है इट इज प्रिपेयर्ड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों बनाते हैं? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, बच्चे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू नो वेदर फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। बैलेंस शीट से यह भी पता चलता है कि फर्म सॉल्वेंट है या नहीं है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो वेदर फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। It helps in preparing opening entries in the beginning of next year। मतलब बैलेंस शीट से ये भी पता चलेगा ओपनिंग एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ओपनिंग एंट्री क्या होगा, जो बैलेंसेस इस साल के बैलेंस शीट में क्लोजिंग एंट्री के तौर पे है वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा। इट इज द समरी ऑफ पर्सनल एंड रियल। आपको याद होगा बच्चे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। और ट्रायल बैलेंस में पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों आता है ना। तो नॉमिनल तो ट्रायल बैलेंस से चला जाता है कहां पे? ट्रेडिंग और पीएल में। कहां चला जाता है? ट्रेडिंग और पीएल में। और जो पर्सनल और रियल होता है वो अब बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ पर्सनल एंड रियल। जो पर्सनल और रियल बचेगा वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। द टोटल ऑफ टू साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल। जो दो साइड का टोटलिंग है वो हमेशा बैलेंस शीट में इक्वल होता है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज कैन बी अरेंज इन टू ऑर्डर। बैलेंस शीट में जो असेट्स और लाइबिलिटीज अरेंज होता है वो दो ऑर्डर में अरेंज होता है, एक इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस। लिक्विडिटी में करंट असेट्स पहले, नॉन करंट असेट्स बाद में, और परमानेंस में जस्ट उल्टा, नॉन करंट आइटम पहले, करंट वाला बाद में। चलिए फीचर नोट कर लीजिए, ये फीचर्स बैलेंस शीट का नोट कर लीजिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया? सबने नोट कर लिया? डन? ओके। अब हम आते हैं, दो टर्म है, लिखा है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन दी बैलेंस शीट। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्पज से पूछ देता है व्हाट डू मीन बाय ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उस समय बच्चे लिख नहीं पाते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछ देता है। ठीक है, या तो केवल ग्रुपिंग पूछ दे, केवल मार्शलिंग पूछ ले, या ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग बोले। तो समझिएगा क्या होता है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग मीन्स showing the item of similar nature under a common heading। ग्रुपिंग जैसे हम लोग कहते हैं ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में कैसे बनाते हैं? ग्रुप जिसका कॉमन नेचर होता है उसको वो एक साथ रहता है, उसी को ग्रुप कहते हैं। तो बैलेंस शीट में भी ग्रुपिंग का मतलब है शोइंग द आइटम ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर आइटम को एक साथ रखना, उसी को ग्रुपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ओइंग फ्रॉम वेरियस कस्टमर
will be shown under the heading sundry debtors. Under the heading of current assets, balance of cash, bank, debtors, stock will be shown. Current assets के अंदर में जो सिमिलर आइटम है वो शो होते हैं. एक कॉमन हेड के अंदर सिमिलर आइटम को शो करेंगे करंट एसेट्स. जिस एसेट्स को साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कैश है, चाहे बैंक है, चाहे डेटर है, चाहे स्टॉक है, उसको करंट एसेट्स के अंदर रखेंगे. वही ग्रुपिंग कहलाता है. सिमिलर नेचर आइटम को एक साथ लिखने को ग्रुपिंग कहते हैं. प्लीज नोट इट. इसको नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए. ग्रुपिंग का मतलब कि ग्रुपिंग मींस शोइंग द आइटम ऑफ सिमिलर नेचर अंडर द कॉमन हेडिंग. प्लीज नोट इट. ओके, चलिए अब देखते हैं मार्शलिंग का मतलब क्या है. लिखा है मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन प्रॉपर ऑर्डर. मार्शलिंग का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखने को मार्शलिंग कहते हैं. और ये एसेट्स और लाइबिलिटीज दो तरीके से लिख सकते हैं. पहला इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस. ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है, परमानेंस क्या होता है, सुनिएगा बच्चे. लिक्विडिटी बेसिस पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, किस बेसिस पे, लिक्विडिटी बेसिस पे, तो जो जिस एसेट्स को तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको पहले लिखेंगे. मतलब कि करंट एसेट्स पहले और नॉन करंट एसेट्स बाद में. ठीक है, और लाइबिलिटीज साइड में भी ऐसे लाइबिलिटीज जिसको तुरंत पे करना है वो पहले करंट लाइबिलिटीज, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज और देन कैपिटल. ये लिक्विडिटी बेसिस हुआ. ये कौन सा बेसिस हुआ, लिक्विडिटी बेसिस. और परमानेंस बेसिस में जस्ट उल्टा, नॉन करंट एसेट्स पहले, करंट बाद में, कैपिटल पहले, नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले, उसके बाद देन करंट लाइबिलिटीज. मतलब लिक्विडिटी बेसिस में लिक्विड जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके या जिसको तुरंत पेमेंट करना है वो पहले और नॉन करंट वाला बाद में. ये लिक्विडिटी बेसिस है. अब परमानेंस में जस्ट उल्टा, नॉन करंट आइटम पहले और करंट वाला बाद में. याद रखना कि सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म में जो बैलेंस शीट बनता है वो किस बेसिस पे बनता है, लिक्विडिटी बेसिस पे. ठीक है, और कंपनी में जो बैलेंस शीट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, परमानेंस बेसिस पे. इस बात को याद रखना. सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में बैलेंस शीट लिक्विडिटी बेसिस पे बनेगा और कंपनी में बैलेंस शीट जो बनेगा वो परमानेंस बेसिस पे बनेगा. ठीक है, क्लियर है. इसको नोट कर लीजिए. डन हो गया बच्चे, नोट कर लिए. चलिए आगे बढ़े. ओके, अब देखो यहां पे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया गया कि बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट. ठीक है, यहां पे करंट असेट्स देन नॉन करंट असेट्स. ठीक है, असेट साइड में करंट असेट्स में क्या क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम. और नॉन करंट असेट्स में है फर्नीचर, लूज टूल, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, गुडविल. और सेम वे लाइबिलिटीज में पहले करंट लाइबिलिटीज है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम. नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन और इधर रिजर्व और कैपिटल. ठीक है, ये दिया है. तो मतलब बताओ, आप खुद बताओ ये जो बैलेंस शीट बना हुआ है ये किस तरह से बना हुआ है, लिक्विडिटी बेसिस पे या परमानेंस बेसिस पे. कमेंट में लिखिए. आप हमें बताइए ये जो बैलेंस शीट बना है ये दो बेसिस में से किस बेसिस पे बना है, लिक्विडिटी बेसिस पे या परमानेंस बेसिस पे. प्लीज कमेंट में लिखिए. अगर लिक्विडिटी बेसिस पे बना है तो लिक्विडिटी और परमानेंस बेसिस पे तो परमानेंट. प्लीज रिप्लाई. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. अब बच्चे है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स. देखो ये बैलेंस शीट में जो असेट्स है ना बच्चे, ये बैलेंस शीट में जो ओवरऑल एसेट्स है इसको कई पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. तो कौन कौन सा एसेट्स है, अभी तो मेजर हेड करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है, बट ओवरऑल कितने तरह से एसेट्स हो सकते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूं. ठीक है, चलिए देखिए. एक है नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स क्या होता है बच्चे, तो नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज की है, नॉट फॉर सेल. नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस.
नॉट फॉर सेल। इस नॉन करेंट असेट्स को हम लोग फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स विच इज एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूजेस इन द बिजनेस। ठीक है। दूसरा है करेंट असेट्स। दूसरा है करेंट असेट्स। करेंट एसेट्स बच्चे वो एसेट्स होते हैं, करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हमने परचेज किया है नॉट फॉर सेल, सॉरी, द करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज either for sale or which can be converted into cash within 1 year। याद रखना, जिस एसेट्स को साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको करेंट एसेट्स कहते हैं। करेंट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है मालूम है? सर्कुलेटिंग एसेट्स। सर्कुलेटिंग एसेट्स या फ्लोटिंग एसेट्स। ठीक है ना, याद रखना, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करेंट एसेट्स। ठीक है, ओके। इसके बाद है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? देखो, करेंट एसेट्स मैंने कहा जिसको साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट करेंगे उसे करेंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विच आर जस्ट नियरेस्ट टू द कैश, उसे कहते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू कैश, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। ठीक है, ओके। अब सुनिए, एक होता है बच्चे वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? वेस्टिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको यूज करने से उसकी क्वांटिटी कम होता है। देखो, जैसे हम लोग फिक्स एसेट्स को यूज करें जनरली तो उसका वैल्यू कम हो रहा है, बट वेस्टिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको यूज करने से उसका क्वांटिटी कम हो, उसे वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका नेचुरल रिसोर्स। इसका एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका क्वांटिटी कम होता है, वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है। इसके बाद बच्चे जो ये नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स जो है ना, ये दो पार्ट का होता है। नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स दो पार्ट में होता है, एक टेंजेबल और दूसरा इनटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स क्या होता है? टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन एंड व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टेंजेबल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, ऑल दीज आर टेंजेबल। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होता है? Intangible assets are those assets which cannot be touched, which cannot be seen, which do not have any physical existence. That is called intangible. Example: goodwill, patent, copyright, trademark, must-have, formula, recipe, model, design, license, franchisee. All these are intangible. समझ में आया ना? तो tangible को टच कर सकते हैं, intangible को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? बट वैल्यू होता है, बेनिफिट देता है इंटेंजिबल भी। आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपका एसेट्स है। हमारे पास कोचिंग में गुडविल है, मार्केट में इमेज है मेरा, ये इमेज हमें एक्स्ट्रा अर्निंग में हेल्प करता है। एडवर्टीजमेंट से तो लोग आएंगे ही, साथ में हमारे नाम पे जो काम होता है यही हमारा गुडविल है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट एक है फिक्टिशियस एसेट्स। इसका दूसरा नाम है बच्चे नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल: डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल: डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप एसेट्स के क्लासिफिकेशन में जो भी एसेट्स के टाइप है, प्लीज नोट इट। हो गया? लिख लिए एसेट्स के टाइप्स। हो गया? ओके, आगे बढ़े। ऑलरेडी जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाए थे तब भी आपको ये सारे मैंने बताया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्म के टाइम में ये सब हम आपको अच्छे से समझाए थे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। बच्चे, अब हम लाइबिलिटीज के बारे में जानते हैं कि लाइबिलिटीज कितने तरह के होते हैं, लाइबिलिटीज के बारे में जानेंगे। देखिए, एक है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर रीपेड बाय द फर्म आफ्टर 1 ईयर। ऐसे लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट फर्म 1 साल के बाद करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे 1 साल के बाद करेगा, उसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसको लॉन्ग टर्म लोन भी कहते हैं। और करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा ऐसे लोन जिसका पेमेंट रीपेमेंट फर्म को विद इन 1 ईयर करना है, उसे करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल हो गया बैंक लोन, डिबेंचर,
ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, याद रखना ये सब नॉन करेंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है, ठीक है। और करेंट लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, ये हो गया करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी समझ में आ गया, ऐसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है उसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है। तीसरा है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज बच्चे क्या होता है, ये नया टर्म आप सुन रहे होंगे मे बी, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। बच्चे एक तो हुआ नॉन करेंट, ऐसे लोन जिसका रीपेमेंट हम 1 साल के बाद करेंगे उसे नॉन करेंट, और ऐसे लोन जिसका रीपेमेंट हम विद इन 1 ईयर करेंगे उसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो फिर सर कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है, सुनो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटी, जो एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं है, दैट मे बी लायबिलिटीज, दैट मे बी लायबिलिटीज मे नॉट बी, डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, लाइक केस पेंडिंग इन अ कोर्ट। कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, दे आर टू सिचुएशन, हार और जीत, मे बी हम जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा, हार गए तो देना पड़ेगा पैसा। किसी ने हमारे नाम पे केस फाइल कर दिया, तो उस जितने का केस होगा वो केस अगर हम हार गए तो पैसा देना पड़ेगा ना, और जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे लायबिलिटीज जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है उस लायबिलिटीज को कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, दिस इज एक्चुअल लायबिलिटीज, आई हैव टू रिटर्न दैट मनी, बट किसी ने केस फाइल कर दिया तो मैंने लोन नहीं लिया है, पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करता है पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ऐसे लायबिलिटीज को कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। और बच्चे सुनो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, तो सवाल होगा सर कहां शो करेंगे, करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो होता है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन दी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, इट इज शोन इन दी फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में, फुट नोट में। बच्चे लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल है लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, हमने टाइम से पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लिया, वो बिल डिस्काउंटेड जो है लायबिलिटीज है, कि अगर ड्रॉवी पेमेंट नहीं देता है तो हमें पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सुइट पेंडिंग इन अ कोर्ट, कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन वे फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। ये बच्चे नोट कर लीजिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। हो गया, हो गया, चलिए अब देखिए बच्चे, आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, रिकॉल कर दे आपको। मैंने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के फीचर्स के बारे में डिस्कस किए कि बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बैलेंस शीट जो होता है ये बताने में बताता है कि फर्म सॉल्वेंट है या नहीं, बैलेंस शीट के बेसिस पे ही नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री करते हैं, बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट जो होता है दो तरीके से हम बनाते हैं, एक लिक्विडिटी के बेसिस पे और दूसरा परमानेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट उसके बाद है कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें ग्रुपिंग में क्या होता है, सिमिलर नेचर के आइटम को कॉमन हेड के अंदर रखना, ग्रुपिंग कहता है, और मार्शलिंग का मतलब होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज को शो करने को मार्शलिंग कहते हैं। दो ऑर्डर हैं, एक लिक्विडिटी बेसिस और दूसरा परमानेंस बेसिस पे। लिक्विडिटी बेसिस में करंट आइटम को पहले लिखना है, असेट साइड में करंट एसेट्स पहले, नॉन करंट एसेट्स बाद में, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज पहले, नॉन लायबिलिटीज बाद में, कैपिटल लास्ट में। और परमानेंस में जस्ट उल्टा, नॉन करंट पहले करंट बाद में। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके बाद मैंने एसेट्स के टाइप्स बताया, दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। और इसके बाद ये लायबिलिटीज के टाइप्स हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट और कंटिंजेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चे अब मैं आपको कोचिंग के ऑफलाइन सेंटर के बारे में बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे चलता है, तो आपको मैं अपने ऑफलाइन सेंटर के बारे में जानकारी दे दूं। देखो बच्चे, हमारे कोचिंग का जो नाम है वो है गुडविल एडुकेयर। हमारा कोचिंग का क्या नाम है, गुडविल एडुकेयर। गुडविल एडुकेयर एक ऑफलाइन कोचिंग है, साथ में ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में चलता है, लंका पे। लंका पे कहाँ पे, लंका थाना के जस्ट बगल में।
वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUET का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, BHU DU AU के लिए, BCom और MCom एंट्रेंस के लिए। जिन बच्चे का टारगेट है, जिन बच्चे का सपना है कि हमको BHU में पढ़ना है, उसको साकार करने के लिए हम CUET का बैच चलाते हैं। कई बच्चे BHU मेन कैंपस में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहे हैं। SRCC अगर आपका सपना है तो आपको ज्वाइन करना है गुडविल एडुकेयर। आपका सपना है CA बनने का तो पहला जर्नी शुरू करना है गुडविल एडुकेयर से। बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन वाराणसी एज वेल एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिन बच्चे का एम है कि हमको सेमेस्टर क्लास जब हम रहें यूनिवर्सिटी में पढ़े तो गुडविल एडुकेयर में पढ़े। सेमेस्टर क्लास के लिए BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का क्लास होता है, साथ में CA और CS का फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, और बच्चे हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए या ऑनलाइन में प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे लिखिए, अभी लिखिए गुडविल एडुकेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फ्री वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में 11 12 CUET सबके वीडियोज अवेलेबल हैं फ्री में। और पेड कोर्सेस और फ्री नोट्स के लिए हमारे प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में विजिट करिए। अभी एडमिशन स्टार्ट है, सीट मिल जाएगा, लेट आने पे सीट नहीं मिलेगा। नए कोर्सेस के लिए एडमिशन करवाना है आपको 12th के लिए, या अभी तक आप 11th में कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, एनुअल एग्जाम आने वाला है, आपको दिक्कत है तो आप अभी ज्वाइन करिए, है ना। आपका रिवीजन गुडविल एडुकेयर की तरफ से होगा और आप अपने स्कूल में टॉप करेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं यदि आप गुडविल एडुकेयर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभी नए बैच के बारे में बता दूं कि नया बैच एक स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का। इस नए बैच में जिनको भी एडमिशन लेना है, न्यू बैच में एडमिशन लेने के लिए आप तुरंत गुडविल एडुकेयर वाराणसी सेंटर में विजिट करिए और अपने एक सीट अपने भविष्य के लिए बुक करिए। ठीक है बच्चे, और कोशिश करिए कि अपने जितने दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन सबसे नहीं बन पाता है, किसी यूट्यूबर ने यूट्यूब पे नहीं डाला सही से, और हम फ्री में बच्चों को हेल्प करते हैं कि हर बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना पाए। क्योंकि यदि ये फाइनल अकाउंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तो ही 12th का अकाउंट समझ में आएगा। ये चैप्टर नहीं आएगा तो 12th सही से नहीं अकाउंट्स क्लियर हो पाएगा। इसलिए अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बताएंगे जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट एक साथ बनाना सिखाएंगे और एक बार में आंसर भी मिलेगा आपसे, इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, बस आप सपोर्ट करिए। सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अभी अपने अपने व्हाट्सएप स्टोरी में इस वीडियो को लगाइए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।